हेलो फ्रेंड्स, स्वागत एक बार फिर आपका डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक नया विषय जिसे हम परामर्श के विशेष क्षेत्र के नाम से जानते हैं। परामर्श की जब शुरुआत हुई तो वो एक व्यक्ति के लिए शुरुआत हुई, यानी किसी इंडिविजुअल के लिए। किसी व्यक्ति को अगर काउंसलिंग की आवश्यकता है, एक्सपर्ट हेल्प की आवश्यकता है या कोई प्रोफेशनल हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो काउंसलिंग दी जा सकती है और दी जाती रही है। काउंसलिंग में व्यक्ति को मानसिक रूप से सशक्त बनाया जाता है, सक्षम बनाया जाता है। इसके लिए काउंसलर और काउंसली दोनों को आमने सामने बैठना होता है। फेस टू फेस इंटरेक्शन, फेस टू फेस बैठकर सकारात्मकता के साथ चर्चा की जाती है। काउंसलिंग के माध्यम से जो परामर्श लेने आया है, परामर्शी जिसको हम कहते हैं, उसको सशक्त और सक्षम बनाना काफी सुविधापूर्ण है। आमने सामने जब क्लाइंट और काउंसलर बैठते हैं तो क्लाइंट को अपने बारे में डिटेल्स काउंसलर को बतानी होती है, क्योंकि जब सूचनाएं मिलती हैं, इंफॉर्मेशन काउंसलर के पास होती है तो काउंसलर उसको अपने तरीके से साइंटिफिक रूप से इकट्ठे करता है, रिकॉर्ड करता है, फिर एनालिसिस करता है, फिर उसका कंक्लूजन पर आता है। लेकिन व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं किसी दूसरे के सामने शेयर क्यों करेगा और कब करेगा? क्यों करेगा? इसका जवाब यह है क्योंकि वो कुछ ऐसी मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है जो उसके लिए असहनीय और जो उसको सोल्व नहीं कर पा रहा है। और कब करेगा? वो तभी करेगा जब सामने बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके साथ उसके संबंध है सौहार्दपूर्ण हो और उसके ऊपर क्लाइंट पूर्ण रूप से भरोसा करता हो, ये तभी हो पाएगा। अर्थात काउंसलिंग की शुरुआत के लिए सौहार्दपूर्ण संबंध होना बहुत आवश्यक है। और ये जो सौहार्दपूर्ण संबंध है, ये काउंसलिंग की एक बड़ी कंडीशन है। इन संबंधों के कारण काउंसलिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोशास्त्र की विद्या शाखा बन गई, क्योंकि जब सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित हो जाते हैं तो क्लाइंट अपने आप को स्वतंत्र रूप से सारी पर्सनल डिटेल्स काउंसलर के साथ शेयर कर लेता है। और इन संबंधों के कारण जो परामर्श की जो प्रक्रिया घटित होती है, उस प्रक्रिया ने ऐसे परिणाम उपलब्ध कराए जिनके माध्यम से इस विद्या शाखा की ख्याति दूसरे क्षेत्रों में भी फैलने लगी। यूं कह लीजिए, दूसरे क्षेत्रों ने भी काउंसलिंग को, व्यक्ति की काउंसलिंग के बाहर जाकर जो दूसरे क्षेत्र हैं जिनमें काउंसलिंग का उपयोग किया जाता है, उन सभी को विशेष क्षेत्र कहा जाता है। तो अब वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने यहां पर 12 क्षेत्र दिखाए हैं आपको। केवल ये 12 ही नहीं है, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर काउंसलिंग एक कारगर विधि साबित हो रही है। इनसे भी ज्यादा है, क्योंकि सबको समाहित करना इस वीडियो में संभव नहीं है, तो मैंने मुख्य मुख्य क्षेत्र ले लिए हैं। परिवार समूह परामर्श, परिवार के लिए परामर्श, महिलाओं के लिए परामर्श, माता पिता के लिए परामर्श, अपचारी के लिए परामर्श को डेलिक्वेंट कहते हैं, अनिच्छुक व्यक्तियों के लिए परामर्श, विवाह परामर्श, विवाह पूर्व परामर्श, बच्चों से संबंधित परिवारों को परामर्श, समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए परामर्श, नशा करने वालों के लिए परामर्श और जीवन कौशल प्रशिक्षक। परिवार समूह परामर्श ये बहुत ही कारगर विधि है। इसमें होता क्या है, कई परिवार एक साथ बैठाए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन वो कई मतलब 4 से ज्यादा ना हो, और उसमें परिवारों को मोटिवेट किया जाता है कि वे आपस में एक दूसरे से अपने परिवार संबंधी समस्याओं को शेयर करें, कैसे कैसे उन समस्याओं से आपने निपटा है उसको शेयर करें। और ये सब घटनाएं घटती हैं काउंसलर की मौजूदगी में।
इसमें परिवारों के बीच सकारात्मक संबंध को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य होता है, क्योंकि जब परिवारों के बीच सकारात्मक संबंध उत्पन्न होते हैं तो सोसाइटी एज ए होल में भी एक सकारात्मकता की लहर दौड़ने लगती है, क्योंकि परिवार समाज की सबसे छोटी और सबसे इंपॉर्टेंट इकाई होती है। इसमें 8 से 12 सत्रों की आवश्यकता होती है, यानी इन परिवारों को एक साथ लगभग 8 to 12 सेशंस काउंसलर के साथ बिताने पड़ते हैं। कई बार परिवार ऐसी समस्याएं भी डिस्कस करते हैं जिनका उनके पास समाधान नहीं है, उसीलिए तो काउंसलर उपलब्ध है। काउंसलर समाधान उपलब्ध नहीं कराता है, काउंसलर परिवारों को समस्याओं से निपटने में सक्षम बनाता है। परिवारों के लिए परामर्श ये दूसरा फील्ड है। पहले वाला था परिवार समूह परामर्श, फैमिली ग्रुप कंसल्टेशन, पहली वाली बात हम कर रहे थे, या फैमिली ग्रुप काउंसलिंग। यहां पर है परिवार के लिए काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग इसको हम कह सकते हैं। इसमें परिवार जब ये फील करने लगता है कि उसको परामर्श की आवश्यकता है, कि वो इस परिवार में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को सोल्व कर पाने में असमर्थ हैं या अपने आप को फिट नहीं पा रहे हैं, तो वो अप्रोच करते हैं काउंसलर को। अब समस्या उत्पन्न ये होती है कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो परिवार के लोग सोल्व नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर परिवारों में, चाहे वो किसी भी कल्चर में हो, समस्या उत्पन्न होती है जनरेशन गैप या कम्युनिकेशन गैप के कारण। विसंगति क्यों उत्पन्न होती है? विसंगति का कारण होता है परिवार के सदस्यों के बीच विचारों का टकराव। जो युवा है, जो नए बच्चे हैं, वे चीजों को अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, अपने तरीके से जीना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से फैसला लेना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि वो पुरानी व्यवस्था कायम रहे और नए और पुराने के बीच का जो संघर्ष है ये वर्षों से चला आ रहा है, जिसको जनरेशन गैप कहते हैं। कई परिवार इसको बड़े शांतिपूर्ण तरीके से और समझदारी और चतुराई से इसको सोल्व कर लेते हैं, कई परिवार नहीं कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं उनको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, उसके लिए काउंसलर उपलब्ध है। तो काउंसलर करता क्या है? उस विसंगति को दूर नहीं करता, उस विसंगति के कारण उत्पन्न जो तनाव है, जो टकराव है, उसको कैसे निपटा जाए और वो विसंगति क्यों उत्पन्न होती है उसको कैसे समझा जाए, इसके लिए परिवार के जो बड़े बुजुर्ग और युवा है दोनों को सक्षम बनाता है। यूं समझ लीजिए कि किस तरह से उस विसंगति से निपटने में समायोजन करना है, उसके लिए उनको तैयार करता है, उस असंतुलन को वो दूर करने की कोशिश करता है। तीसरा है महिलाओं के लिए परामर्श। अब ये प्रश्न लाजमी है कि महिलाओं के लिए काउंसलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, पुरुषों के लिए क्यों नहीं पड़ी? देखिए, बहुत लंबे समय से, चाहे वो कोई भी समाज रहा हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहे हो, महिलाओं का हमेशा से शोषण किया गया, महिलाओं को दबा कर रखा गया। लेकिन आज के टेक्नोलॉजी बेस्ड युग में महिलाओं ने उस सीलिंग को, उन बंधनों को तोड़ दिया है, मुक्ति पा ली है उनसे। लेकिन ये आज भी कुछ सारे ऐसे समाज हैं, कुछ ऐसे ऐसे धर्म भी हैं जो महिलाओं को आज भी सप्रेस करते हैं, उनको सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा देते हैं। इसके बावजूद बहुत सारी महिलाओं ने स्वतंत्रता पाई है अपने स्वयं से संबंधित फैसला लेने में, कौन सा वो जॉब करेंगी, अपने जीवन साथी का चुनाव वो स्वयं करने लगी है। उनकी विचारधारा में बदलाव आया है, समाज के कुछ मूल्यों में बदलाव आया है। अब इन बंधनों से मुक्त होकर महिलाओं ने जब अपने आप को इस समाज में असर्ट करना शुरू किया, लाजमी है और उसके साथ साथ चैलेंजेस भी आएंगे, कुछ चुनौतियां भी आएंगी। जब ये चुनौतियां आएंगी तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए काउंसलर की जरूरत पड़ती है, परामर्श की जरूरत पड़ती है। चुनौतियां इसलिए आती हैं कि जब समाज का कोई अंग अपने स्वरूप में बदलाव करता है, समाज का कोई हिस्सा जब पुराने लबादे को छोड़कर एक आधुनिक
परिदृश्य को अपनाता है तो समस्याएं लाजमी है आती है। उसके लिए जरूरत है काउंसलिंग की। ये जरूरी नहीं कि हर महिलाओं को काउंसलिंग की जरूरत पड़े, लेकिन जो महिलाएं ये समझती हैं कि जो समस्या उनके साथ उत्पन्न हो रही है उनका वो स्वयं से अगर समाधान ढूंढ पाने में सक्षम नहीं है तो उन्हें काउंसलर की मदद लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये साइंटिफिक टेक्निक है। माता पिता के लिए परामर्श। अब पेरेंट्स को काउंसलिंग की क्या जरूरत पड़ी? पेरेंट्स को काउंसलिंग की इसलिए जरूरत है कि पेरेंट्स बच्चे के पहले टीचर होते हैं, पेरेंट्स बच्चे के रोल मॉडल होते हैं। पेरेंट्स को परामर्श देना समाज के ढांचे में एक बदलाव करने के बराबर होता है, जिसे हम सोशल इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो कुछ समय तक तो माता पिता पर डिपेंडेंट रहते हैं, कुछ समय बाद वे अपने फैसले लेना स्वयं शुरू करते हैं, चीजों को अपने दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। उस स्थिति में माता पिता पुरानी व्यवस्था से जुड़े रहना चाहते हैं। अब टकराव लाजमी है। खलील जिब्रान कहते हैं कि बच्चे किसी का इंतजार नहीं करते, तो माता पिता को बच्चों की बदलती जरूरतों, उनके पर्सपेक्टिव के प्रति संवेदनशील बनाना होता है। कुछ माता पिता स्मार्ट होते हैं, वे समय के साथ बदलते चले जाते हैं, एडजस्ट होते चले जाते हैं और कोई विसंगतियां उत्पन्न नहीं होती हैं परिवार में। लेकिन कुछ माता पिता जो पुरानी व्यवस्था से चिपके रहते हैं, अपने विचारधारा में आसानी से बदलाव करना वो नहीं चाहते हैं, लाजमी विसंगतियां उत्पन्न होनी है, असंतुलन उत्पन्न होना है। उस स्थिति में काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है। एक मुख्य बात और है इसमें, बच्चे के प्रति माता पिता का दृष्टिकोण कुछ और होता है, टीचर का दृष्टिकोण कुछ और होता है। अब इस दृष्टिकोण में डिफरेंस होना नेचुरल है। हम ये नहीं कह सकते कि माता पिता और टीचर का जो पर्सपेक्टिव है किसी स्टूडेंट या किसी बच्चे के प्रति एक जैसा हो, कैसे हो सकता है? हर व्यक्ति यूनिक है। दृष्टिकोण में जो डिफरेंस है उसको खत्म करना नहीं होता है, इस दृष्टिकोण में जो डिफरेंस है उसको समझना होता है, उसके प्रति संवेदनशील होना पड़ता है। तो माता पिता को भी परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। आज के युग में तो बहुत ज्यादा जरूरत है। अपचारी के लिए परामर्श, काउंसलिंग द डेलिक्वेंट्स। डेलिक्वेंसी का मतलब एक ऐसा व्यवहार जो समाज को अस्वीकृत होता है, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। डेलिक्वेंसी या अपचारिता मुख्य रूप से किशोरों में पाई जाती है और वो सूचक होती है, वो इंडिकेट करती है कि व्यक्ति मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से इमैच्योर है। जब किशोर अपरिपक्वता का जीता जागता उदाहरण पेश करते हैं, ऐसा व्यवहार वो दिखाते हैं, तो इसमें उनकी गलती नहीं है। तो फिर किसकी गलती है? समय का तकाजा है, क्योंकि वो इस प्रकार का व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं होता है। कच्ची उम्र में अनुभव काफी कम होता है। लेकिन ये तो सभी के साथ है। इसका मतलब क्या सभी किशोर डेलिक्वेंट हो जाएंगे? इसका मतलब तो ये हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। डेलिक्वेंसी के लिए कुछ ऐसी कंडीशंस तैयार हो जाती है जिससे किशोर अपने आप को दूर नहीं कर पाते। भविष्य के प्रति अनसर्टेनिटी, नशे की लत, एक्सपेरिमेंटेशन, दोस्तों का ऐसा समूह मिल जाए जो उसको दूसरी राह पर ले चले, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, माता पिता में लगातार आपस में तनाव और बहुत सारे विकासात्मक समस्याएं हैं जो डेलिक्वेंसी के जन्म देती हैं। किशोरों में समस्या क्यों उत्पन्न होती है? ज्यादातर मैं बात कर रहा हूं क्योंकि किशोरों में हार्मोनल रश होता है, क्योंकि मानसिक उथल पुथल बहुत तेजी से होती है। जितनी तेजी से शारीरिक परिवर्तन होते हैं उतनी ही तेजी से। तो मुख्य रूप से मैं बात करना चाह रहा हूं कि ऐसी स्थिति अगर किसी किशोर में या किसी व्यक्ति में डेलिक्वेंसी की उत्पन्न होती है, उसके लिए भी काउंसलिंग के दरवाजे खुले हुए हैं।
अनिच्छुक व्यक्तियों के लिए परामर्श, दोज आर रिलेक्टेंट टू गेट काउंसल्ड, ये बड़ी चैलेंजिंग बात है, क्योंकि काउंसलिंग की पहली शर्त यही होती है कि काउंसलिंग उसी की जा सकती है जो वॉलंटियर हो, अपनी मर्जी से काउंसलिंग चाहता हो। लेकिन बात यहां पर यह आती है अनिच्छुक, जो व्यक्ति इच्छुक ही नहीं है काउंसलिंग का, उसको कैसे करें? ऐसा भी एक फील्ड है जहां पर अनिच्छुक व्यक्तियों की काउंसलिंग की जाती है। अब कौन लोग अनिच्छुक होते हैं? वो व्यक्ति काउंसलिंग नहीं करवाना चाहते जो अपनी समस्या को मनस्तात्त्विक समस्या मानते ही नहीं है। जो उनको प्रॉब्लम हो रही है ना, वो सोचते हैं कि हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं और ज्यादातर ऐसे लोग रेफर किए हुए होते हैं। फिजिशियन ने किसी व्यक्ति को एग्जामिन किया, सारे बायोलॉजिकल पैरामीटर्स उनके ठीक है, सारे टेस्ट ठीक आ रहे, फिर भी व्यक्ति समस्या बता रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है। उस समय फिजिशियन ये अनुभव करता है कि इसे काउंसलिंग की जरूरत है, तो वो रेफर कर देता है काउंसलर के पास। यहां पर क्लाइंट अपने मर्जी से नहीं आया है, किसी के द्वारा भेजा गया है, अपनी समस्या पर इच्छुक नहीं है बातचीत करने। और ये अनिच्छा क्यों उत्पन्न होती है बातचीत करने की? एक तो काउंसलर पे भरोसा ना हो, काउंसलिंग टेक्निक पर भरोसा ना हो। ये कौन सी टेक्निक? बातचीत से कौन सा क्योर हो सकता है, कौन सा इलाज हो सकता है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो ये सारी चीजें व्यक्ति के अंदर अनिच्छा को उत्पन्न करती है। ऐसे लोगों की भी काउंसलिंग की जा सकती है। विवाह परामर्श, बड़ी विवाह एक बहुत ही पवित्र बंधन है, पवित्र रिश्ता है दो व्यक्तियों के बीच। इसमें भी परामर्श की आवश्यकता, क्योंकि समाज के बदलते हुए स्वरूप में विवाह परामर्श की आवश्यकता आन पड़ी है। विवाह के बंधन को टूटने से रोकने या वैवाहिक जीवन में गुणवत्तापूर्ण रिश्तों को कायम करने में इस तकनीक की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा क्या होता है कि काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है? क्योंकि विवाह क्या है? दो व्यक्ति जो बिल्कुल अलग अलग व्यक्तित्व के हैं, क्योंकि बात तो सत्य है, मनशास्त्र मानता है, वो जब एक साथ रहना शुरू करते हैं तो कई प्रकार के टकराव उत्पन्न होने लाजमी है, जिससे तनाव या दबाव उत्पन्न होता है। जैसे कोई तीसरा पक्ष, कोई तीसरा व्यक्ति उनके बीच में आ जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाए, हो सकती है। परिवार की संरचना, स्ट्रक्चर में बदलाव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति घर पे आता है तो परिवार का जो स्ट्रक्चर है, संरचना आती है, उसमें थोड़ा सा बदलाव आने लगता है। विश्वास और मूल्य प्रणाली में अंतर, एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस और एक्सेसिव एक्सपेक्टेशंस, यानी कि ये सारी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो विवाह के पवित्र बंधन में थोड़ा सा किरकिरापन ला देती है। इनसे भी निपटने का एक तरीका है जिसे हम विवाह परामर्श के रूप में जानते हैं। इसके लिए जो काउंसलर है उसको बहुत ही सेंसिटिव होना पड़ता है और उसको विवाहों की पद्धति और बदलते परिवेश के बारे में अपडेट रहना पड़ता है। विवाह पूर्व परामर्श, प्री मैरिटल काउंसलिंग। भारतीय पारंपरिक विवाह में जो व्यक्ति होते हैं दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान होते हैं, वहां पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसकी जरूरत वहां पड़ती है जिन व्यक्तियों का आपस में विवाह होने वाला है, वो विवाह से पहले एक दूसरे को जानते हैं, तब काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ सकती है। तो वहां पर क्या जरूरत है काउंसलिंग की? काउंसलिंग की इसलिए जरूरत है कि उनको तैयार किया जाए कि आप दोनों यूनिक हैं अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन जब आप एक साथ रहेंगे तो विचारधारा कभी ना कभी टकराती है। जब विचारधारा टकराती है तो उससे तनाव उत्पन्न होता है। तो आपके विवाह पश्चात जीवन में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, तो उससे बचने के लिए उनका यथार्थ से सामना करवाना होता है। उनको एक तरह से साइकोलॉजिकल मिरर दिखाना होता है, मतलब कि वो ये समझ लें कि अगर एक दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण जीवन बिताना है तो हमें अपने विचारधारा में, अपने व्यवहार में थोड़ा बहुत
एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि यही सत्य है। ये भी एक उभरता हुआ क्षेत्र है। बच्चों से संबंधित परिवारों को परामर्श, मुख्य रूप से कोई भी जो परामर्श है वो संबंधों पर आधारित है, उसका टारगेट और संबंध होते हैं। तो इसमें भी वही बात है, अभिभावक और बाल संबंध इस विशेष क्षेत्र का केंद्र बिंदु होते हैं कि माता पिता में और बच्चों के बीच क्या संबंध है, किस प्रकार। कई बार आपको हमें लगता है कि हमारे संबंध तो ठीक ठाक है, हमें जरूरत नहीं। आपको तो जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे परिवार है जहां पर माता पिता और बच्चों के बीच संबंध काफी अच्छे नहीं होते। माता पिता में से पिताजी बेटे से बात नहीं करते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं। बेटा पिताजी से बात नहीं करता है, बेटा माँ से बात नहीं करता, माँ बेटी से बात नहीं करती है। इस टाइप की समस्याएं बहुत सारे परिवारों में उत्पन्न हो रही है। तो वहां पर काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है। क्यों ऐसा होता है? बच्चे बड़े होते हैं, वो माता पिता पर कम निर्भर होते जाते हैं, अपने कपड़े स्वयं चुनेंगे, वो कब खाना है, क्या खाना है, वो खुद फैसला लेते हैं। लेकिन माता पिता इस चीज को सहन नहीं कर पाते, जो बदलाव नहीं चाहते हैं, जो आसानी से नहीं बदलते हैं। तो लाजमी है कि उनके संबंधों के बीच एक तनाव उत्पन्न होना जरूरी है। वे अपने आदर्शों से चिपके रहते, बच्चे उन आदर्शों को माने या ना माने उनकी मर्जी होती। इससे क्या है, संगति तो आती ही आती है। और एक और मुख्य बात यहां पर यह है कि कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो वो अपने जीवन में जो बनना चाहते थे वो अगर नहीं बन पाए हैं, अपनी उस इच्छा को बच्चों पे थोप देते हैं। मान लिया जाए कोई एक परिवार में कोई व्यक्ति चाहता था, पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो नहीं बन पाया किसी कारणवश, या माँ चाहती थी कि डॉक्टर बने। लेकिन जब उनकी बेटी होती है या बेटा होता है, उसको वो लगातार प्रेरित करते रहते कि तुम डॉक्टर बनो, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो। तो इससे क्या है कि बच्चा तो नहीं बनना चाहता, लेकिन माता पिता उस पर प्रेशर डालते हैं, तो क्या है, तनाव उत्पन्न होने लगता है। बच्चा जब छोटा होता है तो वो इस बात का विरोध नहीं करता है, लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है तो धीरे धीरे उसकी आत्मनिर्भरता बढ़ने लगती है, माता पिता पर निर्भरता कम होने लगती है, तो इस बात का विरोध करने लगता है और माता पिता को सहन नहीं होता है। तो क्या जरूरत पड़ती है उस समय? काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, ताकि उन संबंधों से उस तनाव को निकाला जाए। समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए परामर्श, ये पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस काउंसलिंग क्षेत्र है जहां पर जरूरत है, क्योंकि दुनिया में जितने भी कल्चर है, संस्कृति है, देश है, वहां पर ये विसंगति जरूर पाई जाती है। वीकर सेक्शन एक है ही है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। और भारत में भी ऐसी बात है, क्योंकि भारत एक बहुत ही विविधता का देश है, डाइवर्सिफिकेशन है। उस डाइवर्सिफिकेशन के अपने फायदे होते हैं और अपने नुकसान होते हैं। सबसे बड़ा इसका नुकसान क्या है कि जिनके पास संपत्ति है, धन दौलत है, सारी सुख सुविधाएं हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, मात्र जीवन जीना उनके लिए चुनौती है, तो उनके बीच में एक लार्ज गैप है। अब उस गैप के कारण जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनमें एक हीन भावना विकसित हो जाती है, जो कि उनके जीवन के हर पहलू में अपनी टांग अड़ाती है, उनके हर क्षेत्र को वो प्रभावित करती है। वो दबे दबे से रहते हैं, उनके लिए राहें, उनके लिए क्षेत्र बहुत सीमित होते हैं। उन व्यक्तियों को भी परामर्श की आवश्यकता होती है, ताकि उनके अंदर जो गहरी हीन भावना बैठ गई है उसको किस प्रकार से निपटा जाए। काउंसलर तरीके नहीं बताता है, काउंसलर उनको सक्षम बनाता है कि ये जो हीन भावना है ये बिना सिर पैर की है। ये क्षेत्र का मुख्य लक्ष्य होता है। मैं एक बात और करना चाहता हूं कि काउंसलर को ऐसे लोगों के प्रति बहुत ही संवेदनशील होना चाहिए। काउंसलर को विशेष ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि इन लोगों से किस प्रकार से डील किया जाए, क्योंकि उनका भी आत्मसम्मान है, उनका भी स्वयं का एक मूल्य है, वह स्वयं उनकी एक आत्म प्रतिष्ठा है। उसका ध्यान रखते हुए इनको काउंसलिंग की जानी चाहिए, और तभी जाकर काउंसलिंग सफल होती है। नशा करने वालों की काउंसलिंग, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, वो ड्रग एडिक्ट्स कई प्रकार के नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, शराब के नशे में डूब जाते हैं, दूसरे जो नशीले पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और कई बार तो जो डॉक्टर्स किसी बीमारी के इलाज के लिए दवाई देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, लोग उन्हीं को ओवरडोज लेकर नशे के रूप में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। या इस नशे की आदत क्यों होती है?
एक इजी अवेलेबिलिटी की बात आती है, आसानी से उपलब्ध हो, दोस्तों का प्रेशर हो, अलगाववाद, परिवार में लड़ाई झगड़ा, पलायनवाद, घर छोड़ के भागना, नएपन की तलाश, एक्सपेरिमेंटेशन, क्यूरियोसिटी, आकांक्षाएं व्यक्ति की बहुत अवास्तविक हो और अत्यधिक हो, ये सारी चीजें व्यक्ति को नशे की ओर ले जाती है। नशा व्यक्ति को एक अस्थायी राहत देता है, टेम्परेरी रिलीफ देता है, और यही बात इस काउंसलिंग टेक्निक की केंद्रीय बिंदु होती है। अर्थात जो काउंसलर है वो काउंसलिंग को, जो कि नशे की लत से जूझ रहा है, उसको इस बात के प्रति संवेदनशील बनाता है कि जो नशे की वस्तु आप इस्तेमाल करते हैं, वो जो आपकी समस्याओं से रिलीफ आपको मिलती है, वो अस्थायी है और टेम्परेरी है। इसके साथ साथ ये नशे की वस्तु आपके जीवन की महत्वपूर्ण जो प्रणालियां हैं, उनके साथ भी ये खेल रही है, उनको बर्बाद कर रही है। वेरी चैलेंजिंग जॉब, क्योंकि उनका बिहेवियर इसी प्रकार का होता है। क्योंकि एक तो नशे में डूब जाते हैं वो, और दूसरा वो अनिच्छुक होते हैं। जो नशेड़ी होगा वो कैसा काउंसलिंग चाहेगा? क्योंकि काउंसलर को ये जानना जरूरी होता है कि इस व्यक्ति को नशे की जो आदत हुई है वो किस कारण से हुई है। जब व्यक्ति कारण समझने लगता है तब काउंसलिंग करना और आसान होता है। ये चैलेंजिंग जॉब होता है काउंसलर के लिए। और अंतिम बात करते हैं जीवन कौशल प्रशिक्षक, लाइफ स्किल ट्रेनर्स। लाइफ स्किल्स क्या है? जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाने वाले व्यवहारों को लाइफ स्किल्स कहा जाता है। वो कुछ भी किसी प्रकार का व्यवहार हो, उस व्यवहार से अगर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, उनका जीवन गुणवत्तापूर्ण होता है। देखिए, जीवन कौशल से व्यक्ति के जीवन में तो अंतर आता ही आता है, उनसे उसके समाज में और राष्ट्र में भी बदलाव आता है। वो जीवन कौशल होते हैं। जीवन कौशल की किसको जरूरत होती है? कई बार मन में यह भ्रांति होती है कि जीवन कौशल की आवश्यकता किसे है? जीवन कौशल की आवश्यकता हर किसी को है। कुशलता से जीवन जीने की कला, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत होती है युवाओं को, क्योंकि उनके पास अनुभव कम होता है। जीवन कौशल व्यक्ति को समस्याओं से निपटने, चुनौतियों से सामना करने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। और जिसका परिणाम क्या होता है कि जो युवा वर्ग है, जिसको जीवन कौशल सिखाया जा रहा है, वो अपने संवेगों को ठीक से मैनेज कर लेता है। और जिसका कारण ये होता है कि जीवन से संबंधित जो फैसले हैं वो लेने में व्यक्ति सक्षम हो जाता है। जो प्रशिक्षक होते हैं, जो ट्रेनर्स है, मुख्य रूप से 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर युवाओं को जीवन कौशल संबंधी ट्रेनिंग देते हैं। जैसे स्व जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, पारस्परिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशंस, और थिंकिंग स्किल या चिंतन कौशल। ये 3 है। व्यक्ति अगर स्वयं रूप से जागरूक है, उसके इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे हैं और उसकी जो चिंतन प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही है, तो आनंद ही आनंद होता है। तो युवाओं को इन 3 क्षेत्रों में प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता पड़ती है। और उस प्रशिक्षण को कौन देता है? जो लाइफ स्किल ट्रेनर्स होते हैं, वो भी एक काउंसलिंग का विशेष क्षेत्र है। यही उद्देश्य है जीवन कौशल का, और यह भी काउंसलिंग का एक विशेष क्षेत्र है। तो ये मेरे संदर्भ रेफरेंसेस हैं, आप क्रॉस चेक करें। गहराई से अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इनको देख सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगली हमारी जो परिचर्चा रहेगी वो रहेगी टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो औरों को बताएं, और उसमें कुछ कमी लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर, या मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है vermasujit@yahoo.com। थैंक यू फ्रेंड्स।